नमस्कार प्रणाम। अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 17 दिन गोरखपुर जेल में रखा था। आखिर क्या वजह थी? 1947 में पीएम कैसे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू? पटेल की जगह महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों पीएम बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल गए थे? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1940 को गोरखपुर जेल में अंग्रेजों की ओर से दी गई सजा काट रहे थे। बाकी कैदियों की तरह ही नंबर से ही उनकी पहचान दी गई। गिरफ्तारी के बाद उनको ब्रिटिश हुकूमत ने कैदी नंबर 3425 बनाया। उनको 16 नवंबर को देहरादून जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सज़ा सुनाने के बाद उनके लिए एक बैरक निर्धारित कर दी गई थी, जिसमें वो 5 से 16 नवंबर तक रहे। इसी बैरक को आज नेहरू बैरक के रूप में जाना जाता है। 16 नवंबर को उन्हें देहरादून जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बैरक को जेल प्रशासन ने आज भी सुरक्षित रखा है। उसमें किसी कैदी को नहीं रखा जाता है। उसे नेहरू की याद की तरह संयोजा जाता है। बैरक की दीवार में उनके वहां रहने का समय भी लिखा हुआ है। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी हुई उस समय वह एक जनसभा के लिए गोरखपुर आए थे। इस दौरे का लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जनता को जगाने का था। लाल डिगी पार्क में उनकी अंतिम सभा हुई, जहां से वह गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। गोरखपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी से आज़ादी का आंदोलन और तेज हो गया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। नेहरू की फिराक गोरखपुर से काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इस दोस्ती की वजह उनके पिता थे। फिराक के पिता गोरख प्रसाद इबरत अधिवक्ता थे और पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का पेशा भी यही था। इसी वजह से फिराक का आनंद भवन आना जाना शुरू हुआ और इसी क्रम में उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती का सिलसिला भी आगे बढ़ गया। फिराक गोरखपुरी की बेटी प्रेमा देवी ने 1997 में अपने पुत्र विश्वरंजन से अपने पिता से जुड़ा जो संस्मरण लिखवाया था, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी गोरखपुर आते थे वह उनके घर तुर्क मानपुर स्थित लक्ष्मी निवास में ही ठहरते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल का नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है। 1947 में पीएम कैसे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके पहले देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हो चुका था। उस समय चुनाव की परंपरा वर्तमान से कुछ हटकर थी। कांग्रेस की 15 समितियों को पहले अपने अध्यक्ष का चुनाव करना था और फिर जो अध्यक्ष बनता उसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाती। जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो 15 समितियों में से एक भी नेहरू जी के पक्ष में नहीं दिखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत प्राप्त हुआ, फिर भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह चुनाव शायद अब तक का सबसे रोचक चुनाव रहा होगा, जब एक फूल समर्थित इंसान को पछाड़कर एक ऐसा इंसान प्रधानमंत्री बना जिसे कोई समर्थन ही नहीं था। अब सवाल उठता है, आखिर यह हुआ कैसे? जिस समय आज़ादी मिली पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जीत पे अड़े थे। ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वे जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे, लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना है। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेस नेताओं ने जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना? आज़ादी के बाद भी यह सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा है। इसका कारण को तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल की रिश्तों की बारीकियों से समझना जरूरी है। वल्लभ भाई पटेल से गांधी की मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। उनके पिता झेवर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। तब वे 3 साल तक घर से गायब रहे थे।
पटेल की जगह महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों पीएम बनाया? देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह कैबिनेट मिशन प्लान था कि अंतरिम सरकार के तौर पे वायसराय की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बनेगी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस काउंसिलिंग का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। आज़ादी के बाद इस वाइस प्रेसिडेंट का पीएम बनना तय था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? क्या उस समय पीएम पद के लिए नेहरू से बेहतर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। क्या सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? उस समय महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री चुने जाने में कोई भूमिका थी? ऐसी कई सवाल है जो कई दशकों से लोगों के मन में है और अक्सर अलग अलग मौके पे उठते रहते हैं। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया था कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। वहीं आज़ादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में ही है। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत ने 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। इस कैबिनेट मिशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि यह आज़ादी के बाद की सरकार की रूपरेखा था। अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर इस दिशा में बातचीत करें। इस तरह से देश में अंतरिम सरकार की रूपरेखा बननी तय हुई। इसके तहत देश में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बननी थी। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिलिंग का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय यह भी लगभग तय था कि यह वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय यह पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी कि उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कलाम आज़ाद 1940 से ही इस पद पे बने हुए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अबुल कलाम आज़ाद यह पद छोड़े, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार गांधी का दबाव काम आया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फर खान, आचार्य JB कृपलानी समेत अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी। खास बात थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटी से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल की संगठन पे पकड़ काफ़ी मजबूत थी। उस समय 3 कमेटियों ने JP कृपलानी और P सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि उस समय एक बात तो साफ हो चुकी थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री पद पे जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा था, उस समय भी यह बात कही थी। बताया जाता है कि कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी ने मौलाना को पत्र लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजह है, अभी उसकी चर्चा क्यों की जाए। महात्मा गांधी की इस रुख के बावजूद नेहरू के नाम पे सहमति नहीं बनी। अंत में आचार्य कृपलानी को यह कहना पड़ा कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू का नाम का प्रस्तावित करता हूं। इस बात के साथ ही उन्होंने एक कागज़ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर आगे बढ़ा दिया। कार्य समिति के कई सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस कागज़ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी हस्ताक्षर किया। बैठक में महासचिव JB कृपलानी ने एक और कागज़ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से उम्मीदवारी वापस लेने का जिक्र किया। बैठक में JB कृपलानी से सरदार पटेल से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपनी उम्मीदवारी वापस ले और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दे। अंतिम तौर फैसला महात्मा गांधी पे छोड़ दिया।
दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू के नाम वाला कागज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ हस्ताक्षर करने के लिए बढ़ा दिया। महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल गए थे? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा थे बहुत बड़े जन नेता थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विदेशों में भी नेहरू की बहुत धाक थी। भारत की आज़ादी के बाद दुनिया के कई देशों को सुबह था कि क्या आज़ाद होने के बाद भारत अपने दम पे जी लेगा, सरवाइव कर लेगा। भारत के साथ आज़ाद हुए पाकिस्तान को देखते हुए ये सवाल ज़्यादा उठता था। कईयों ने तो मान लिया था कि भारत एक मुल्क के तौर पे फेल हो जाएगा। ऐसे लोग भी जब नेहरू की ओर देखते तो कहते कि इस आदमी के रहते भारत की उम्मीदें, उसकी संभावनाएं नहीं मरेगी। विदेशों में अब भी नेहरू की बड़ी इज्जत है, लेकिन भारत में स्थितियां बदल गई है। अब नेहरू को लेकर विवाद ज़्यादा है। बहुत लोग जानते ही नहीं कि नेहरू ने देश के लिए क्या किया है। लोग आज भी कांग्रेस और उसके नेताओं को देखकर नेहरू को जज करते हैं। इसके पीछे दशकों तक नेहरू के खिलाफ फैलाए गए झूठों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हम बता रहे हैं नेहरू की जेल यात्राओं के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, खूब अमीर परिवार था। उनका ऐसा परिवार जिन्हें खानदानी रईस कहा जाता है। गांधी का असर में नेहरू फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए। 1922 में पहली बार जेल जाने और 1945 में आखिरी बार रिहा होने के बीच वो कुल 9 बार जेल गए। सबसे कम 12 दिनों के लिए सबसे ज़्यादा 1048 दिनों तक जेल में रहे। ऐसा नहीं कि राजनीतिक बंदी होने के नाते जेल में बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हो। वो अंग्रेजों की जेल थी और उनकी सज़ा में सश्रम कारावास भी था। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल की पहली सज़ा यहीं पे काटी। 6 दिसंबर 1921 को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसी रात उन्हें इलाहाबाद से लखनऊ भेज दिया गया। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।